हम्म। अन्ना हजारे के बाद बाबा रामदेव जगाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग। टीम मनमोहन आने वाले संकट के काट में लगी। वाह, कितना अच्छा हो कि बाबा रामदेव का प्रकोप बाहर तक सीमित रहे। तुमसे थोड़ा इंतजार नहीं हो सकता? सुबह सुबह इतना गंदा मुंह बनाते हो जैसे मैं कोई पाप कर रही हूँ। अरे तुम भी जानते हो इस योग के चलते दवाइयों का कितना खर्च बच रहा है। नहीं तो अस्पताल दौड़ते दौड़ते मेरी कमर टूट जाती। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी योग करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम इस अखबार में मुंह गड़ाने से तो अच्छा ही है ना? तुम्हारा अच्छा ठीक है, नहीं करना है योग मत करो, कहीं सुबह सुबह घूम टहल आया करो। तुम्हारा प्रवचन खत्म हो गया तो जरा चाय चढ़ा दो। बस, अगर तुम बना लेते तो कौन सी आफत आ जाती। रोज तो मैं ही किचन में खटती हूँ ना, तुमसे एक दिन की भी चाय नहीं बनाई जाती। हाँ, मैं तो ऑफिस में जाके रोज सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस में जाके तुम बड़े तीर मारते हो। बहुत साहब हो ना, खूब ढेर सारी फाइलें निपटानी होती हूँ। अरे 2-4 फाइलें इधर से उधर क्या कर लेते हो, उसी में तुम्हारा दम फूल जाता है। हाँ, और बाकी समय या तो बैठ के गपुआओगे या तो फिर बैठ के 3 पत्ती खेलो। जैसे मुझे नहीं पता कि सरकारी दफ्तरों में क्या काम होता है। अब तुम चाय बनाओ या ना बनाओ, मैं नुक्कड़ पे पी के आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो, देखो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अगर तुम नुक्कड़ पे चाय पीने जाओगे तो पूरा दिन वहीं लगा दो। तो बनाओ जाके। और सुनो, हाँ, खाना भी चढ़ा देना। कल रात में ही कहा था, लेकिन तुम्हें होश रहता ही नहीं है। मेघ साहब की विदाई का समारोह है, मुझे ही सब आयोजित करना है। अरे जल्दी जाना है ऑफिस, लेकिन तुम्हें होश रहे तब ना। सुन लिया है मैंने, क्यों बड़बड़ा रहे हो तुम? हैं? और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मेघ साहब बिना मेरे हाथ का खाना खाए निकल ही जाएंगे। अरे मैं भी जानती हूँ कभी 2 बजे के पहले दफ्तर नहीं पहुंचे। हाँ भाई, तुम्हारे मेघ साहब कहाँ मेरे मेघ साहब हैं? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे मेघ साहब हैं। अरे तुम्हें पता भी है ऑफिस में सब उनसे कितना खार खा बैठे हैं। अरे रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कितना एहसान है उस आदमी का मेरे ऊपर। गांव से उठाकर लाए और ऑफिस में नौकरी पे लगवा दिया। 2-3 साल होते होते परमानेंट भी कर दिया। 10 साल होते होते प्रमोशन भी दे दी। इतना सौभाग्य किसको मिलता है? अब कुछ नहीं तो सोचता हूँ कि उनके विदाई समारोह को थोड़ा बेहतर बनाकर थोड़ा तो एहसान चुका सकते। अरे सुनो, तुम एहसान चुकाते रहना। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं दाल चढ़ा देती हूँ, ठीक है, और मैं रोटी भी बना दूंगी और चावल भी बना दूंगी। अच्छा, ठीक है, आज उसी से काम चला लो। दाल रोटी चावल सब्जी। हाँ, सब्जी सब्जी नहीं, सब्जी ला के दिया है तुमने, और सब्जी का भाव जानते हो कितना आसमान को छू रहे हैं। बीवियों की यही दिक्कत, सब्जी मांगो तो भाव बढ़ जाते हैं। बस बड़बड़ाते रहना। अच्छा सुनो, हाँ, मैं उसी से काम चला लूंगा। हाँ ठीक है, जाओ। जा रही हूँ। अब अखबार नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन महंगाई के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ना बाबा रामदेव, ना अन्ना हजारे, ना कोई राजनीतिक पार्टी है। ऐसा नहीं है पापा कि कोई नहीं बोलता। अरे अपने अपने घरों में सब बोलते हैं और बाद में चुप हो जाते हैं। जब तक इस आवाज में करोड़ों लोगों की शक्ति नहीं जुड़ेगी, हम बस महंगाई का रोना रोते रहेंगे और होगा कुछ भी नहीं। जैसे अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन से जुड़े तो बहुत सारे लोग और इसका असर भी देखने को मिला। वैसे ही हमें महंगाई के खिलाफ भी एकजुट होना होगा। क्या हो गया आंदोलन से? हैं भाई, लोकपाल बिल बन गया या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अरे कुछ नहीं हो सकता, सभी आदमी भ्रष्ट हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा कौन? एक मिनट पापा, आई कम टू योर पॉइंट। पहले चाय ले लूं? माँ क्या है? जरा चाय दे दो प्लीज। बस ऑर्डर जमाती रहो बैठी बैठी। जबान इतनी लंबी है मगर आप पैर किसी के नहीं चलते, है ना? हो जाती माँ बेटी। क्यों? जरा सा ये नहीं होता कि जाके माँ से पूछ लूं, किचन में हाथ बटा दूं? बस बैठी बैठी हाथ मुंह जबान चलाती रहना। लो चाय पियो। चाय दे दो, मुंह को जबान पर ताला लगाओ। इतना कच्चा करके आ रही हूँ और कितना हाथ पैर चलाऊंगा। काम डाउन, तुम आटा गूंद कर रखो, रोटियां मैं बना, बस ये चाय खत्म करके। ठीक है, रहने दो। मैं ठीक जानती हूँ तुम बाप बेटी की कारस्तानी। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। नहीं तो बस 2 मिनट माँ, रहने दो। हाँ तो पापा आप क्या कह रहे थे कि देश का हर आदमी भ्रष्ट है? हाउ कैन यू से दैट? आप कैसे कह सकते हो ये? अरे कौन नहीं जानता ये है?
और मेरे ऑफिस का मिश्रा तो यही कहता है भाई, ये देश एक मरी हुई गाय के समान है, जहां मंत्री से लेकर संतरी तक हर कोई नोचने खाने में लगा हुआ है। आपके मिश्रा जैसे लोगों के चलते ही ना देश का ये हाल है। छोटे लोगों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि उनका 100-200 का भ्रष्टाचार सबको दिखता है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि उसके इस काम के पीछे उसके परिवार चलाने की कितनी जिम्मेदारी होती है, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कितनी जिम्मेदारी होती है। भाई वो अपना पैसा स्विस बैंक में तो नहीं जमा रखता ना, लेकिन बड़े लोग भाई उनके सामने खाने कमाने की कोई समस्या नहीं है, फिर वो लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं बताओ तो। अरे अपनी अय्याशियों के लिए और आने वाली पुश्तों के लिए। आप कहते हो ना कि छोटे लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए करते हैं, इस ख्याल से फिर बड़े लोग ही कहाँ गलत है। हाँ ये अलग बात है कि उनका अपराध बड़ा होता है, लेकिन इससे छोटे लोगों का अपराध कम नहीं हो जाता पापा। मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही गलत है। बेटा जिस दिन तुम्हें परिवार चलाने की जिम्मेदारी आएगी ना, उस दिन तुम्हें आटे दाल का भाव का पता चलेगा। ये मत भूलो, तुम्हारी परवरिश में थोड़ा ही सही लेकिन काला धन लगा जरूर है। तुम्हारे बाप ने किस तरह 3-5 करके पैसे जोड़े हैं मैं ही जानता हूँ, वरना देख लो अपने आसपास कॉलोनी में नजर उठाकर, छोटे पदों पे काम करने वाले अपने बच्चों को कितना पढ़ा लिखा पाते हैं, इस छोटी सी सैलरी में कैसे घर का गुजारा होता है। हाँ भाई बड़े घरों के बच्चों की बात मैं नहीं करता, भाई वो उनका तो भविष्य सुरक्षित है, वो तो पैसे के दम पे सब कुछ खरीद लेते हैं। वर्तमान पीढ़ियां छोड़िए, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित कर लिया है। पहले ये काम धर्म के नाम पे होता था, आजकल पैसे के नाम पे होता है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा धर्म पैसा है और कुछ नहीं। मैं आपकी बातों से इनकार नहीं कर रही हूँ पापा, बट रॉन्ग इज रॉन्ग। इसे जारी रखने से अच्छा है क्यों ना मुझे सुधारें, क्यों ना एक ऐसा समाज बनाए जिसमें सब ईमान से सर उठाकर जी सकें। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा पूरी तरह व्यवहारिक में नहीं है। हाँ ऐसे लोग हर दौर में होते रहे हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। अरे क्या पापा, आप भी सुबह सुबह क्या डिबेट लगा के रखा है। आ गए सुबह उठते इसके हाथ पैर चलने लगते और आपकी जबान। हाँ सुबह उठ के हो गई इनकी, मुंह खोल लेंगे भग 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 है। अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ा है, कहाँ धंधा है नहीं, बस उठ के आ गए मुंह फाड़े। भाई दो पानी वानी दो इनको। साहब जा देखो 1 गिलास पानी देना। अरे कन्नू, 1 गिलास पानी दे दे भाई को। देती हूँ माँ। बड़ा है लाड साहब, जरा मैं भी तो सुनूं। देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर क्या करता रहता है, खुद बेफालतू की बातें कहता है, कोई ढंग की बात कहे तो पछता नहीं। अरे तो ज्यादा नहीं बोलने लगे तू, लड़की है, लड़की खाना ला कर। क्यों लड़की हूँ, घर में बैठी रहूं, खाना बनाओ और तुम बाहर देख के मौज मस्ती करो। पापा संभालिए इसे, मेरे से मार खा जाएगी। सही बात तो गले के नीचे नहीं उतर। अरे चुप करो दोनों, क्या लगा रखा है सवेरे सवेरे हैं? बड़ा भाई है तुम्हारा, ठीक से बात क्या करो। और तुम भी बड़ी हो गई है, जरा ठीक से बात क्या करो बेटा। हाँ इस घर में सब मुझे ही सुनाया करो। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहाँ चला गया आप? लो पा, अरे वो कहाँ चला गया? गया जहाँ जाना था। और कहाँ जाएगा, अपने लफंगे दोस्तों की संगत में गया होगा। ये मुझे दे दो आप। हाँ, ले खुद डकाल ली। ठीक से बात क्या करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। जाओ किचन में माँ के साथ रोटी बनाने में मदद करो। कन्नू ये दोनों ये ले को कपड़े लेके जा। जा। जा तुम मेरे भी? सवेरे कुछ और तुम अपने लाडले को कुछ समझाओ, उनकी शैतानियां बहुत बढ़ रही हैं। जानते हो कल साहबजादे को मैंने कहा बेटा सब्जी लेकर आ जा, लेकिन नहीं लाया। 12 बजे घर में आया, वो भी खाली हाथ। ऐसा कब तक चलेगा जी? क्या करे, वो भी काम धंधा कुछ है नहीं, ऐसे में दोस्तों के साथ समय काटता है तो काटने दो ना। अच्छा एक बात बताओ, काम धंधा ढूंढने से मिलता है या ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से? और तुम भी ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? इसकी शैतानियां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं। मैं कह दे रही हूँ उसको, तुम समझा लो, नहीं तो इसकी शैतानी हम लोगों पर एक दिन भारी पड़ जाएगी। हाँ ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उसकी चिंता है, मुझे तो चिंता है नहीं। मेघ साहब से कहा था कि साहब कहीं नौकरी पे लगवा दीजिए, तो कहने लगे कि भाभी ठीक नहीं है सब बात करना। फिर कहने लगे कि देखते हैं किसी दूसरी जगह, देखो कब क्या करते हैं। अरे तुम अकेले मेघ साहब से क्या क्या काम करवाओ है?
तुमसे इतना नहीं होता कि किसी और से बोलो, कहीं और देखो, बात करो। अरे किससे बोलूं मैं? कौन है जानने वाला इस शहर में? जो है सब मेरे जैसे ही है। हाँ, एक काम करो, क्या है? तुम मेरे हिसाब से कहो ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने मेरे साहब से बात नहीं की होगी? मैंने भी उनसे कहा था, और उनका ये हर बार का है। वो मुझे आश्वासन देते हैं और कहते हैं देखेंगे। हाँ भाई, अब मेरे साहब भी अकेले क्या क्या करें। उनका अकेले का काम, सोच रहे थे कि संस्थान से सचिव पद से रिटायर होकर अध्यक्ष बन के वापस आ जाऊंगा, लेकिन कहाँ हो पाया काम? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? सब लटका पड़ा है। तो खैर छोड़ो, तुम जाके खाना बनाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस जाना है। मैंने तो दाल चढ़ाई हुई है, ये लड़की तो देखती ही नहीं है। आजकल अखबार में ये मंगा तो जल्दी जल्दी काम करो। कहाँ रहते हो तुम? अरे फूल लेने चले गए थे साहब। वो विदाई समारोह है, जल्दी जल्दी काम करो। भाई आज साहब की विदाई का समारोह है, तो थोड़ा सा तो सजना चाहिए ऑफिस है। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। थोड़ी होता है। बिल्कुल। चलो, सब बढ़िया से काम करो। इतने सालों तक समय दिया, इस ऑफिस को अच्छा बनाया। देख रहे हैं सिन्हा साहब, मंगल कितने जोर शोर से तैयारियों में लगा है। क्यों ना हो भाई, उनके रहते पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा माल भी तो इसी ने बनाया। सही कह रहे हैं आप। इस बीच सारा लेन देन इसी की मार्फत तो होता रहा है। फाइल किधर है, कितने में आगे बढ़ेगी, पास होगी, सबका हिसाब किताब यही तो रखता था। अरे खूब माल बनाया है दोनों ने मिलकर। अरे भैया सुनो, वक्त जो है किसी का एक सा होता नहीं। अरे भैया जितने दिन मौज मस्ती होनी थी उतने दिन तो हो गई। और मैं तो कहता हूँ कि ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही होगा। मैं तो कहता हूँ अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन से और कुछ हुआ हो या नहीं, साइड इफेक्ट में अपने मेघ साहब के छुटकारा तो मिल ही गया। अरे लेकिन हमने तो सुना है कि मेघ साहब अध्यक्ष बनकर संस्थान में लौटने की जुगाड़। अरे आप हमेशा गलत सुनते हैं मिश्रा जी। वक्त जो है मेघ साहब का तो रहा नहीं। अरे वो सचिव रहते हुए भी अध्यक्ष की कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकते, और उनका यहाँ आना ये संभव ही नहीं है। और तुम लोग जानते ही कि ऐसे संस्थानों में या तो सचिव की चलती है या फिर राजसत्ता की, और दोनों ही तौर पर हमारे गर्ग साहब है ना, एकदम मजबूत खिलाड़ी है। अरे इसे ऐसा नाच नचाएंगे कि यही समझेगा। और फिर मंगत का क्या होगा? देखिए तो काम में ऐसे जुटा है जैसे मेघ साहब को ऑस्कर वास्कर जैसा कुछ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद का विदाई समारोह आयोजित कर रहा है। अरे भैया सुनो, मैं तो कहता हूँ कि अगर इसका ऐसे ही रहा ना तो इसका भी विदाई समारोह बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारे नए गर्ग साहब को सब खबर है, और जो खबर नहीं है ना वो हम पहुंचा देंगे। अरे भाई किस बात पर अच्छी चुटोली हो रही है। नमस्कार नमस्कार। तो सर बस हम लोग ऐसे ही चुटकुले पास रहे थे। अरे कौन सा चुटकुला साहब, हमें भी तो बताएं, हम भी तो चुटकुलों के शहंशाह हैं। कुछ नहीं सर जी, अपने झा साहब है ना, उस लोमड़ी की कहानी सुना रहे थे जो शेर के साथ रहते रहते खुद को शेर समझने लगता और हाथी की शिकार को निकल जाता है। उसके बाद जो उसकी गत होती है वो तो वही समझता है। ये इशारा किस तरह वजह साहब? देख रहे हैं सर मंगत को, ये जोर शोर से काम में लगा है। हाँ, और मेघ साहब का खास रहा है। ये देखने में छोटा है लेकिन बहुतों का नाच नचाया है अभी तक। अच्छा, तो इसकी वजह? अब वजह वही सर जी, गांधी बाबा बाबा रामदेव के आंदोलन से कुछ हुआ हो या नहीं, चाहे वो लाख सर पटक ले, चलेंगे तो अपने गांधी बाबा।
ये अलग बात है कि पहले उनके आदर्श चलते थे, अब उनकी छवि चलती है। चाहे कोई भी हो, सबकी जेब और अकाउंट में उनके लिए जगह होती है। और सर जी, मेघ साहब का बटुआ और अकाउंट दोनों ही यही रहा पिछले कई सालों। सर जी, छोटे मुंह बड़ी बात, मगर एक बात और भी है, इस बटुए में एक खूबसूरत तस्वीर भी है, और वो तस्वीर मेघ साहब का घर चलाती है और ये बटुआ ऑफिस। क्या मतलब? मतलब ये है सर कि इस बटुए में एक तस्वीर है और वो तस्वीर उसकी पत्नी है, और हम लोगों ने सुना है कि मेघ साहब का घर संसार दोनों वही संभालती है। अच्छा, तो मामला बड़ा दिलचस्प है, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। अरे तभी तो मैं कहूँ कि आखिर मेघ साहब बरसते का है। मेघ साहब को टाटा बाय बाय कहती जाए, फिर इस मामले को भी देखा जाएगा और इस तस्वीर को भी तारी जाएगी। ऐसे ना साहब, सर आप देखें अगर सब मामला निपट गया हो तो मेघ साहब को बुला लें। ठीक। विशा जी, आप भी साथ चले जाएं, मेरे कमरे में फूलों का बुके रखा है, उसे लेके आए। जी अभी तक आए नहीं। मंगल, हाँ सब काम निपट गया? जी साहब। अगर सब काम निपट गया है हाँ तो आप बाकी के स्टाफ लोगों को बुला लें। जी साहब, मैं बुला के लाता हूँ। ठीक। आइए आइए साहब, आइए। 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 नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे मेघ साहब की विदाई समारोह में आए। और मैं आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने बीच निवर्तमान सचिव श्रवण गर्ग साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मेघ साहब की विदाई समारोह के उपलक्ष्य में कुछ अपना वक्तव्य दें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेघ साहब का औपचारिक विदाई समारोह है। वैसे तो 2 महीने पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन जब से मैंने इस संस्थान का कारोबार संभाला तो मुझे लगा कि उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको देखते हुए उनका औपचारिक विदाई समारोह आयोजित किया जाए। साथियों, मेघ साहब इस संस्थान में 32 वर्ष पहले आए थे। अपनी मेहनत, लगन और उन्नति के चलते चलते वो सचिव के पद पर पहुंचे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मेघ साहब के मार्गदर्शन में ये संस्थान देश के उच्चतम संस्थानों में शुमार कराया है इन्होंने। और इनका एक गुण और भी है कि ये अच्छे प्रशासक तो ही, साथ में एक अच्छे साहित्यकार भी हैं। इनका असली नाम रमेश है। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। हाँ हाँ है सर। मेरे प्रिय सहकर्मचारियों एवं मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे विदाई समारोह में आए, और श्रवण गर्ग जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 2 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट प्रोग्राम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों से कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। अरे आपने तो इसे पूरे झाड़ पे ही चढ़ा दिया। अब देखना ये है कि नीचे कितने देर में उतरता है ये। अरे मैंने उतरने के लिए बोल चढ़ाया है। मैं तो चाहता हूँ कि वहां से वो ऐसा गिरे कि अपने हाथ पर लगाए, और बाकी कमर तो पहले ही कर चुके हैं। किसी दिन गर्दन भी हाथ में होगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देना चाहूंगा। श्रवण गर्ग जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सुंदर, अरे वाह, क्या कहा? आज रख रहे हो? अरे नहीं यार, आज मत रखो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा ठीक है, आज प्रॉब्लम है यार। अरे कोई वैसी बात नहीं है, असल में इनका रिटायरमेंट है ना। नहीं नहीं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, बस रात में इनके साथ डिनर पे जाना है। हाँ, अरे यार क्या करते हो तुम लोग भी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। हाँ, कोई बहाना बना दूंगी। हाँ यार, तुम्हारे पास तो आना ही आना है। ठीक है, वेट करो, मैं कुछ सोचती हूँ फिर बताती हूँ। ओके बाय। अरे जानकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैडम, वो साहब का आज विदाई समारोह है ना, तो वही सोच रहे थे कि जाने से पहले खाना बना कर जाते। हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ। वैसे तो हम लोगों को बाहर ही डिनर करना था, लेकिन हाँ वो मेरी जरूरी मीटिंग आ गई। अब देखो, मैं रुक ही नहीं पाऊंगी, इनके साथ जा ही नहीं पाऊंगी। हाँ, मुझे जाना है। देखो जानकी, अगर मेरे रहते रहते वो आ जाते हैं तो मैं खुद ही बता दूंगी, और अगर मेरे जाने के बाद आते हैं तो उनसे कहना कि मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है ना, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। वो मेरा वेट ना करे, खाना खाकर सो जाए, मुझे देर हो जाएगी। जी। मीटिंग आ गई। कब नहीं आती इनकी जरूरी मीटिंग। दोस्तों के साथ बाहर जाके चटोरेबाजी करना और गुलछर्रे उड़ाने का इनके पास समय है। बस एक पति को नहीं देखा जाता है। हाँ सुंदर, हाँ, अरे यार सोच लिया, बिल्कुल पक्का आ रही हूँ यार, आ रही हूँ। अरे थोड़ा टाइम तो दो यार, तैयार होने के लिए। बस आती हूँ। ओके, सी यू। सुन लिया ना, बाहर जाने के लिए कितना छटपटा रही हैं ये, जैसे घर में इनको किसी ने कोई पकड़ के रखा हुआ है। क्या हुआ जानकी, कौन आ गया? किससे बात कर रही थी? वो हाँ नहीं, हम अपने आप से बात कर रही थी। पागल वागल हो गई हो क्या? अपने आप से बात कर रही हो? हाँ, वो समझ नहीं पा रहे ना कि रात में खाने के लिए क्या बना है। रात में, हाँ तो ऐसा करो, पनीर बना लो, है ना। हाँ, पनीर बनाओगी तो इनको भी अच्छी लगेगी और कुछ समथिंग स्पेशल हो जाएगा, है ना। और हमको तो आज खाना खाना ही नहीं है, मेरी पार्टी है ना, मेरा मतलब एक मीटिंग है ना, तो उसी में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और तुम सुनो, याद से इनको बता देना कि मुझे लेट हो जाएगा, मेरा वेट ना करें। जी समझ गई? जी बता देना। हाँ? जी जरूर बता दूँ। पनीर बना देना। शादी के इतने साल हो गए इनको, लेकिन आज तक उनको ये नहीं पता कि इनके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। वाह रे ईश्वर। अरे जानकी, दरवाजा खोलोगी नहीं खोलोगी? सुनो, हो सकता है ये आ गए हो। अच्छा तो ऐसा है, इनके लिए जब चाय बनाना ना तो मेरे लिए भी जी अदरक इलायची भारी बढ़िया सी चाय बनाना। तबीयत ठीक है इनकी? चाय पियेंगे, और जैसे ये ना बोलती तो हम देखते ही नहीं। अरे आइए। अरे आप, कुछ सामान था, ये ऑफिस में गिफ्ट सब ने दिया था तो सोचा पहुंचा दूं। अब ऑफिस में किसी को तमीज तो है नहीं कि घर तक पहुंचा दे, दरवाजे तक छोड़ने नहीं आए तब नमक हराम। रहने दो मंगल, तुम आए मेरे लिए यही बहुत है, और फिर दूसरों की चिंता हम क्यों करें भाई? क्यों ना करें साहेब, अब किसी को चिंता नहीं करनी तो ना करें। कोई कहता करने के लिए क्या किसी को? बस हो गया, रहने दो। क्या रहने दो साहब, हैं? अरे हम किसी से डरते नहीं हैं, आपकी छत्र छाया में ताल ठोक कर जीते आए तो जी रहे हैं। अरे किसी को शिकायत कर दी ना, सचिव पास जाके कर दें। मंगल रहने दो, हो गया, छोड़ो अब। साहब बस यही आप कहते आए, रहने दो, छोड़ो, जाने दो, यही करते करते आज तक आपका अध्यक्ष जो बनना था ना तय नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। वो मेक साहब, चाय ले आऊं आपके लिए? हाँ, तुम सुधा नहीं है घर पर? नहीं, वो तैयार हो रही है। हाँ, उनको कहीं जाना है। जाना है? हाँ। पर शाम में तो हमें साथ कहीं जाना। अब वो मुझे पता नहीं, उन्होंने ये कहा था कि उनको कोई जरूरी काम है। अच्छा तो मैं चाय लाऊं? ठीक है, तुम चाय बनाओ, जब तक मैं हाथ में धो लेता हूँ। ठीक। मैं ये पानी गिला। हाँ ला।
ओह, अरे तुम आ गए। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा विदाई समारोह? सब ठीक ठाक हो गया। ठीक ठाक हो गया? हाँ। मतलब कुछ सही नहीं हुआ? नहीं, बस पांडे जी नहीं आए और ओ, पांडे जी तो तुमसे कितना चिढ़ते हैं ना, इसीलिए नहीं आया नहीं उन्होंने। भाई, वो काफी सज्जन आदमी है, ऐसा नहीं थे। अच्छा अच्छा, देखो यार, आज मेरी ना एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है, मुझे तुम्हारे साथ डिनर पे जाना था। मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। सुन रहा ना मेरी बात को? इसीलिए मैं क्या करूँ, मुझे आज जाना पड़ेगा, डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात हाँ तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो। अच्छा। मैं कुछ और कर लूँ। हाँ, वैसे तो जानकी तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बना रही है, खा लेना और मेरा वेट मत करना क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। ठीक है ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू, है ना? तुम बहुत अच्छे हो, कितना अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे ही होना चाहिए हस्बैंड। नमस्ते। अरे तुम तो सामने ही मत पड़ा करो मेरे। नमस्ते। नमस्ते किए तो प्रसाद भी नहीं। हाँ, पानी। हेलो। जी पांडे जी, जी हाँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी जी हाँ, सब हो गया जी। हाँ, सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिले, फूल मालाएं मिली। हाँ, देखने में तो नए अफसर सही लग रहे हैं। अब देखना है संस्थान को आगे कहाँ तक ले जाते हैं। जी। अच्छा पांडे जी, हाँ हाँ, मैडम से बात हुई क्या आपकी? अच्छा जी, नहीं नहीं, आप तो जानते हैं। हाँ हाँ, अरे पांडे जी, व्यस्तता बनी रहती है तो मन लगा रहता है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा सुनिए, मैडम से मुलाकात का कुछ हो सकता है क्या? अच्छा अच्छा, जी मैं फ्री हूँ। जी हाँ, जी ओके, आ जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके जी, नमस्कार। पांडे जी का फोन था क्या साहब? हाँ, आज शाम में मिलने बुला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पांडे जी को छोड़िए और मैडम जी से डायरेक्ट जाके मिल लीजिए। ये पांडे वांडे कुछ करने वाले नहीं है साहब। 15 सालों से आपके साथ हैं, हमेशा आपका फायदा उठाया है। कुछ किया आपके लिए आज तक? बड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं भाई। उन्होंने कहा है वो मैडम से बात करेंगे और कहा है कि 1-2 महीने रुको। संस्थान में तत्काल नया पद मिलने पर विवाद हो सकता है, ये तो तुम जानते हो। मैं तो कहता हूँ साहब ना, आप ये पांडे जी को छोड़िए, आपको दूसरे साहब को पकड़िए। वो कौन है? उसे ही साहब, वो ज्यादा काम आएंगे, आपके समाज से भी हैं। इधर रख दो। हाँ, खिड़की पर। पता तो कुछ है नहीं, बस नेताओं की तरह लंबे लंबे भाषण दिए तो। अरे भाई, सरकार में चलती भी है क्या उनकी? अब तुम वहां किचन में क्या कर रही हो? अब वो पनीर की सब्जी बनानी है ना, उसकी तैयारी कर रही थी। अरे उसको फ्रिज में रख दो, रहने दो, मुझे बाहर जाना है, खाना पीना वहीं हो जाएगा। तुम अब ऑफिस जाओगे क्या? साहब इस समय जाके क्या करेंगे? हाँ, और एक काम करो जानकी जी। तुम लोग घर चले जाओ। अरे! जानकी को भी ले जाओ। पर मैंने तो सब्जी काट दी है, बस कढ़ाई चढ़ा रही। भाई कोई बात नहीं, उसको फ्रिज में रख दो, कटी हुई सब्जी को, कौन सा खराब होनी है। जाओ घर जाओ। लेकिन साहब कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, हमेशा की तरह हम हाजिर हो जाएंगे। देखिए आप हमारे साहब थे, हैं और रहेंगे। बस साहब एक चिंता है, ये जो नए सचिव आए ना गर्ग साहब, ये जीना हराम कर देंगे। और ये जो मिश्रा जी है ना, ये बहुत भड़काते हैं हमारे खिलाफ ऑफिस में सबको। हाँ, रोज रोज टी शर्ट बदल के आते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बकते रहते हैं। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा कुछ परेशान करेंगे और क्या, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता ना करो। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, मर नहीं गया हूँ। लेकिन ये मिश्रा जी को देख लीजिएगा साहब। जाओ तुम आराम करो, जाओ। वो मिश्रा जी के बारे में कह रहा था ना, वो तो अच्छा साहब नमस्ते। कोई जरूरत हो तो बुला लीजिए। हाँ हाँ, चल रहे हैं ना साहब।
गया। साफ तो लग रहा है ना, कर तो दिया है वैसे। उनका बड़ा चक्कर है। ज्ञान व्यापी सर्वे में। अच्छा, ताजमहल। हाँ। डॉक्टर ने बिना चश्मे के अखबार पढ़ने के लिए मना किया आपको? हाँ। अरे भाई, डॉक्टर तो बहुत कुछ कहता है। डॉक्टर के सुनो तो जिंदगी रंग स्वाद और गंधहीन हो जाए। डॉक्टर तो ये भी कहता है कुछ ना करो, चुपचाप बैठा रहो। अगर मैं चुपचाप बैठ गया तो दुनिया भर के झमेले कौन संभालेगा? मैं। अच्छा ये सब छोड़िए और आप चाय पीजिए। आपका चश्मा। भगवान जाने इन मर्दों की अखबार पढ़ने में ऐसी कौन सी खुशी मिलती है। रोज तो एक ही खबर छपती है, कहीं घपला हो गया, कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं शेयर के दाम गिर रहे हैं। पता नहीं भगवान ने भी हुआ क्या चीज बनाई है ये। हे ईश्वर। हाँ, अरे बाप रे, मुआ है तो बड़ी जालिम चीज, जैसे तुम। क्या बात करते रहते हैं आप? अरे कहाँ जा रही? तो घर पर भी कोई नहीं। तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे बिग बॉस की तर्ज पर पूरे घर में कैमरे लगे, पर सबकी निगाहें हम पर। अब तो घर भी खाली है, सुधा भी अमेरिका गई हुई है, फिर किस बात का चौंकना? सच कहूं तो मुझे चौंकने की आदत हो गई है। 25 सालों से यही तो चलता चला आ रहा है। लोगों की नजरें बचा कर ही आपके साथ प्यार के तो पल मिलते हैं। लेकिन सच कहूं मेरे साथ तो हम छोटे लोग अगर कुछ बड़ा पा भी लेते हैं ना, तो लगता है जैसे चोरी की है। और आप पर अपना अधिकार मैं किस मुंह से जताऊं? अधिकार? अधिकार की क्या बात करती है? मैं तो संपूर्ण तुम्हारा। सच कहूं तो मेरी जिंदगी में पत्नी की भूमिका सुधा की अपेक्षा तुमने ज्यादा निभाई। हाँ, ये बात अलग है कि समाज की नजरों में हमारा रिश्ता कुछ और है। आपकी पत्नियों पाने का सौभाग्य हम जैसे छोटे लोगों का कहाँ होता है मेरे सामने। हम तो जितना भी मिलता है उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, मेरा बस चलता तो मैं ये अधिकार भी तुम्हें दे दूं। हाँ, तुम जानती हो कि इस रिश्ते को नाम देने से कितनों की रुसवाई होती है, जो ना तुम चाहती थी और ना मैं। आप ठीक है, लेकिन मैं जितना मिलता है ना मैं उसी में खुश रहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर ये बात सामने आ गई तब क्या होगा। लोग वैसे ही मुंह पे ना सही पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, और दो नाव पे सवार मेरा ये जीवन, मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? मैंने तुम्हें बताया तो है यार, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तभी तुम पर फिदा हो। तुम लोगों की तब नई नई शादी थी। मंगत ने मुझे अपने घर चाय पे बुलाया।
मंगत कई सालों से मुझसे शहर में नौकरी के लिए कह रहा था। उसी वक्त मेरे ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी आई थी। बस मैंने तय कर लिया कि मंगत को नौकरी पर रख लूंगा। अच्छा, तो अगर मेरी उनसे शादी नहीं होती तो क्या आप उनको नौकरी पर रखते? पता नहीं, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, शायद नहीं भी रखता। अभी आपने कहा कि आप मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गए थे, मगर तब तक तो आपकी शादी हो चुकी थी ना? हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी, पर मुझसे ज्यादा तुम बेहतर तरीके से जानती हो कि उस शादी से मुझे क्या हासिल हुआ। सुधा से मेरी शादी हम दोनों से ज्यादा दो परिवारों की शादी थी। मेरी सरकारी नौकरी के लोभ में उसके बाप ने हमारी शादी तो कर दी, मगर हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर था जिसे हम कभी पाट ना सके। धीरे धीरे वो अपने प्रोफेसर की मदद से नौकरी में आ गई और फिर उसने अपना सारा जीवन अपने प्रोफेसर और नौकरी में लगा दिया। हम दोनों की नापसंदगी के बावजूद जो एक संतान हुई, उसे उसने मेरे साये से भी दूर रखा। बचपन में जब वो बोर्डिंग गया, जब भी वहां से आता उसकी माँ पहले से कहीं जाने का प्लान तैयार रखती। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपनी संतान को पाल रहा हूं। हमेशा लगता कि कोई दूसरा है जो कभी कभार दिख जाता है, खेल लेता है घर में। तो वो भी अमेरिका चला गया, पता नहीं कब आएगा। खैर छोड़िए ये सब बात, आप परेशान ना होइए, मुझे तो सब पता है। और मैं सच कहूं, मैं आपकी एहसानमंद हूं जो आपने मुझे अपना प्यार दिया। एहसानमंद तो मैं तुम्हारा हूं, तुमने मुझे नहीं। देखिए, मैं काम छोड़ के आपके साथ बातों में उलझ गई। मैं जाके देखती हूँ कहीं किचन में कुछ जल ना जाए। आप तब तक से चाय पी लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जानकी, कनू कैसी है? बहुत दिन से आई नहीं, मुझे लगा तबीयत ना खराब हो गई उसकी। तबीयत तो ठीक है उसकी। क्या वो यहाँ नहीं आई? लेकिन वो रोज तो देर में शाम में घर में पहुंचती है और हम लोग सोचते हैं कि वो यहाँ से होकर जाती होगी। अगर वो यहाँ नहीं आती तो वो कहाँ जाती है? भाई यहाँ तो वो पिछले 10 दिनों से नहीं आई है? और मेरा काम भी अधूरा पड़ा है। प्रेस वाले जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं मेघ साहब विश्व पुस्तक मेले का समय है, इस बार स्पेसिमेन कॉपी थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए। देखो कहाँ है वो, उसे भेज दो मेरे पास। जानकी जी, उसे भेज दो मेरे पास। हाँ मैं भेजती हूँ। आप भी ना सर कभी कभी बड़ी मजाक वाली बात करते रहे। अरे रखिए मिश्रा जी, जैसा ये बताइए वो मिसेस लाठर वाला क्या बनता है? सर आप भी अब जब इतना पूछ रहे हैं तो मैं अब मिसेस लाठर वाला भी मामला बता ही देता हूँ। क्या है सर कि एक थी मिसेस लाठर, अरे जब उनका आना शुरू हुआ तो हमें लगा आती होंगी किसी काम से। और वैसे क्या बताए सर, मिसेस लाठर थी भी बड़ी खूबसूरत। अरे एकदम आय हाय आय हाय, अरे एकदम बन ठन के आती थी। पहले तो कभी कभार आती थी, अब लेकिन उनका आना दिन पर दिन बढ़ता गया। अब एक दिन तो ऐसा हुआ सर कि यही मेघ साहब के कमरे में दिन भर विराजमान रही। अरे तब ये अपना मंगत है ना, मंगत अंदर जाने से भी डरता था। अब कभी कभार किसी जरूरी फाइलों पर साइन करवाने जाता था और साइन करवा के जैसे बाहर आता था बस मिस्टर लाठर को ही कोसता था। तो सर मिस्टर लाठर दरअसल किसी बड़े घर की बेटी बहू थी, ठीक या होंगी भी
लेकिन अब यहाँ नहीं पटकती। वो एक बात बताएं सर, मिसेज लाठर को ना दरअसल साहित्य का चस्का लग गया था, और अपने मेघ साहब साहित्यकार हैं। अब देखिए शायद मिसेज लाठर के जो पति हैं किसी बड़े पद पर थे, हाँ कर्नल वर्नल जैसा कुछ थे। वो खैर बकरे की अम्मा आखिर कितने दिन तक खैर बनाती। हाँ एक दिन ये खबर कर्नल साहब के नजर में चला गया, अरे भाई वो अपना दुनारी लेके ऑफिस चले आए। कैसे कैसे तो करके और खिड़की का रास्ता ऑफिस से भगाया गया, वरना अपने उस दिन मेघ साहब हैं ऊपर ही निकल लिए होते। और सबसे मजेदार बात अब सुनिए सर, उसके बाद ना तो मिसेज लाठर ऑफिस आई और ना ही उसके मेघ साहब कभी मेघ बन के बरसे उन पे। बड़े गहरे हैं आपके मेघ साहब तो। जितने जमीन से ऊपर उससे कहीं ज्यादा नहीं। सर जी एक दो मसला हो तो बताया भी क्या, ऐसे दर्जनों केसेस तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अच्छा तो मामला बड़ा दिलचस्प है, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। तभी तो मैं कहूँ कि आखिर मेघ साहब बरसते हैं। खैर मेघ साहब को टाटा बाय बाय कह दिया जाए, फिर इस मामले को देखा जाएगा और ये तस्वीर भी उतारी जाएगी। मंगत भी तो वही है सर, दिन भर उनकी चाटुकारिता करता रहता है मंगत। अब बताइए मंगत जो है गांव में रहता था, कोई काम धंधा था ही नहीं, और मेघ साहब उठा कर लाए और यहाँ नौकरी दे दी, और मेघ साहब के सालों के तले तबे रह गया। हाँ, अब सब कुछ जानकर खामोश रहा है सर ये। मैंने सुना आपसे मिलने आया था। हाँ मिलने आया था, कुछ देर इधर उधर की बात करता रहा। अब आप लोग उसे मेघ साहब का चमचा कहते हैं, उसकी सफाई। वो कह रहा था कि जो हमें आदमी दाना पानी देता है उसके सामने झुकना पड़ता है, और कह रहा था कि भगवान के सामने इसलिए झुकते हैं कि उसने हमें जिंदगी दी, हमारी देखभाल करता है। और ये भी कह रहा था कि एक मौका देखिए, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा सर, तो अब आपको लपेटे में ले रहा है, जरूर कोई काम रहा होगा उसका। हाँ आया तो काम से था, कह रहा था कि एक बेटा है उसे नौकरी पे रखवा दीजिए, और फिर कहने लगा यही रखवा दीजिए। मैंने भी हाँ हूँ करके टाल। उसकी बातों में मत आइए साहब, वो कुछ भी गुट्टी पिला सकता है, बहुत हरामी है साहब। अरे हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हमने पिछले ऑफिस में बहुत से ऐसे देखे। अच्छा ये बताओ उसके परिवार में और कोई है कि नहीं? है क्यों नहीं सर, उसकी एक जवान बेटी भी है तो उसके पत्नी से ही, लेकिन लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो मेघ साहब से है। क्या बात कर रहा? वे सही कह रहे हैं साहब, गलत नहीं कह रहे हैं। मैं तो उसी कॉलोनी में रहता हूँ, इसकी बेटी का कोई भी लक्षण इससे नहीं मिलता। हाँ बेटा जरूर इसका है, एकदम छटा हुआ, पूरी कॉलोनी में खूब चर्चे हैं उसके। कभी बिल्कुल जिधर वो आता ही नहीं समझ। बदमाश है सर, पूरा बदमाश है, बहुत बदमाश है। और ये बात शायद वो भी जानता है, इसीलिए बेटे के लिए तो चिंतित रहता है, और बेटी के बारे में खास कोई बात नहीं करता। कितनी बड़ी होगी? अरे साहब ये कोई 20-22 की है, एकदम माँ पर गई है, सुंदरता में भी और चाल चलन में भी। खूब अकड़ कर रहती है, हर बात में बहस करती है, टिप टॉप ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती है, और देर शाम को लौंडे छोड़ उसको अपने घर पर। पिटर पिटर अंग्रेजी में खूब रोक झाड़ती है, सब पर खूब रक्षा करती है। चलिए इसको भी देखते हैं। अरे झा साहब, हाँ जी सर बताइए। वो पांडे जी वाली फाइल आगे बढ़ाइए, बहुत जल्दी निपटानी है, मैडम का ऑर्डर। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ सर। अब ठीक है ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। आप लोग भी चलिए, मुझे भी किसी काम से निकलना है। हाँ पांडे जी प्रणाम, आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ। पांडे जी आपका मेघ बड़ा काइया और रंगीला चीज है, इसके कारनामों की बहुत चर्चे खुल के सामने आ रहे हैं। ऑफिस वाले इसकी बहुत सी कहानियां बता रहे हैं, और ऑडिट वगैरह में बहुत गड़बड़ियां की है इसने। 15 सालों तक संस्थान को बहुत दुआ है, कहिए तो डॉक्यूमेंट भिजवा दूं, आपके काम आ जाएंगे। ठीक है जल्दी भिजवा देता हूँ। और इस बार क्या मन बनवा रहे हैं? अरे आपने बहुत अच्छी बात बताई, आप अध्यक्ष बन के आ जाएं तो फिर मजा ही आ जाए। हाँ मेघ बताओ, वो बताओ मंगलराम। साहब कुछ चाय पानी लेंगे आप? नहीं मैं तो नहीं लूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं, बस मैं निकल रहा था, सोचा आपके लिए पूछ लूं कुछ। देखो मंगल, मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में काफी सोचा। अब देखो याद रखना बहुत मुश्किल है, ये तो तुम भी जानते हो, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना सकता हूँ। बस ये है कि वेतन भी अच्छा मिल जाएगा
अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। और तुमने कहा था कि वो ग्रेजुएट है, अंग्रेजी तो अच्छी उसकी होगी। जी साहब, ग्रेजुएशन तो है लेकिन अंग्रेजी बोल पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। देखो मंगर, जमाना अंग्रेजी का है। यहाँ लोग खाते हिंदी कहे, गाते अंग्रेजी क्या, और फिर बाहर के लोगों को और डिस्ट्रिक्ट के लोगों को डील करना पड़ेगा। भाई अंग्रेजी बिना संभव नहीं। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब। देखो मगर, मेरे मन में पहले कोई था, लेकिन जब से तुमने कहा है तो तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। आखिर तुम इस ऑफिस के एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी हो। ऐसी कोई बात नहीं साहब, बस आप लोगों की कृपा है। भाई वो तो है, लेकिन आखिर कोई बात तो होगी कि बेग साहब तुम पर इतना भरोसा करते थे, और तुम ये भी जानते हो कि इसकी वजह से दफ्तर वाले तुमसे चलते भी थे। बस तुम एक काम करना, तुम इनकी रिपोर्ट मुझे देते रहना जैसे बेग साहब को देते थे। और एक काम करो, चलिए अपने लड़के को भेज दो। नहीं साहब, मुझे नहीं लगता, आप उसे कहीं और लगवा दीजिए, वो नहीं कर पाएगा साहब। अच्छा, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, पिछले ऑफिस में बात करता हूँ, शायद वहां कुछ जगह निकल जाए। लेकिन तुम एक काम करना। जी साहब। तुम नजर में रखना, अगर कोई मेरे सेक्रेटरी बनने लायक हो तो बताना। वेतन भी ठीक ठाक मिल जाएगा। बस ये कि अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि तुमने कहा था कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है और वो ग्रेजुएट भी है। तो हाँ साहब है तो, लेकिन पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। कौन है? जी मेरी बेटी है साहब, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। अरे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुम कल ही उसको भेज दो, मैं तुम्हारे लड़के को पिछले ऑफिस पे लगा देता हूँ, और बेटी को अपने साथ। कहा तुम एक के बारे में सोच रहे थे, कहा तुम्हारे दोनों बच्चे लग जाएंगे। लेकिन साहब थोड़ा जिद्दी है वो, अभी आगे और पढ़ना चाहती है। अरे तुम फालतू परेशान हो रहे हो, उसकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। 2 घंटा सुबह शाम दे देगी, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन साहब पता नहीं वो करेगी कि नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ साहब। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। हाँ मैंने जो तुमसे कहा उसका ध्यान रखना, उनकी रिपोर्ट मुझे देते रहना। जी साहब। अच्छा चलो। अच्छा नमस्ते साहब। कसम से बॉस, पूरी की पूरी ताजमहल है साली। इसे देखकर तो अकबर बनने का दिल करता है। अरे ओ इतिहास के औलाद, अबे ताजमहल अकबर ने नहीं, शाहजहां ने बनवाया था। अबे चल, बड़ा आया, मैंने देखी है तो रात गलत देख लिया फिर तूने। अबे आंखें खोल के देखनी चाहिए। उसमें कहा है कि ताजमहल अकबर ने बनवाया था। अबे रहने दे, मेरे मूड का बेड़ा गर्क मत कर। कह रहा हूँ किसी दिन उठा लूंगा साली को। है तेरे में इतना दम? बता, उठाएंगे ये। अरे इनसे 5 किलो की लड़की तो उठती नहीं है, 50 किलो की लड़की उठाएंगे। साले चेचिस देख के बात कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। चुप हो जा यार। अच्छा किशोर तू बता, है कि नहीं पटाखा मार? अरे कोई शक? अबे देखता नहीं, कितने लोग टकटकी लगा देखते रहते हैं उसकी तरफ। किशोर तू इसे बुला कर, नहीं तो ये मुझसे मार खा देगा। साले भाभी लगती है तेरी, कभी से बात कर उसके बारे में। अबे साले, ट्रेन की सीट समझ लिया है क्या? रुमाल डालती तो सीट तेरी हो गई। अबे भाभी होगी तेरी। बस करते हो तुम लोग, या तो सोचने के लिए बुलाया, और ये कि भाभी भौजाई लगाए हुए। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखता नहीं क्या भाई के रोमांस में दिक्कत आ रही है। 2 दिनों से देखा नहीं है भाई ने भाभी को। हाय रे जुदाई, यहाँ तो जिंदगी बीत गई, अभी तक वो आई ही नहीं। साले तेरा दर्द और मेरा दर्द। अबे तेरा दर्द झंडे साले, तुझे लड़की के अलावा कुछ दिखता भी है? अभी प्यार क्या चीज होती है तू क्या समझेगा रे? हाँ सालो, मैं क्यों समझूंगा? तुम्ही दोनों पास तो दिल है, तो निपटाओ मैटर। मैं चला। अरे बैठ जा यार, है जरे जरे से मामले में नाराज हो जाता है। अरे मैंने कुछ सोचने के लिए बुलाया है। अभी रुक जा। तू कहता है तो रुक जाता हूँ। हाँ ठीक। पर इस लंगूर से बोल रहे उस लंगूर के साथ नहीं लगेगा। भाभी बोलेगा उसे। आप बोलेगा ए बली। सुन, भाभी बोलना बे, भाभी बोलना। ठीक है, चल मान ली मैंने तेरी भाभी। बस हो गया। ओए, मेरी नहीं तेरी भाभी। हाँ मेरी भाभी। हाँ ठीक। मामला सॉर्ट आउट हो गया ना? अभी तक मेरे मामले कुछ विचार करो यार। अबे विचार का घंटा करे, साले मैटर तो खुल के बता नहीं रहा, बस विचार कर किए जा रहा है। अरे हाँ यार, पहले पूरा मैटर तो खुलकर बता दे, हम समझ ले, जब तो बताएंगे तुझे करना क्या है।
यार 2 दिन से मैंने अंचल को देखा नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि यार करना क्या है, क्योंकि उसके बाप ने उसे घर में कैद करके रखा। अब यही सोचना है कि उसे घर से बाहर कैसे निकाले। पर तुझे कैसे पता कि वो घर में ही बंद है यार? हो सकता है कहीं कहीं बाहर गई हो। भाई शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। शादी ब्याह में अकेले जाएगी कि परिवार के साथ? भाई हम तो अकेले जाते अबे हैं। तेरी बात नहीं कर रहा है, लड़की है वो, पूरा परिवार यहीं पड़ा हुआ है, अब वही नहीं दिख रही, इसका क्या मतलब समझा जाए यार? अबे ये बता, क्या उसके घर वाले उसको छिपा देंगे? कोई तो बात हुई होगी, या तो तू कुछ छुपा रहा है या बेटा कुछ और है। अरे छुपाने जैसी कोई बात नहीं है यार। अभी 2-3 दिन पहले उसके भाई कल्लू ने हमें देख लिया था, बस तभी से उसे घर में कैद करके रखा है। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि उसे बाहर कैसे निकाले। ये कल्लू की तो बहन थी। आराम से, भाभी है तुम लोग की। तो साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अबे चल साले कभी ईंट बजाते हैं इसकी तो मैं। तभी मैं तुम लोगों को नहीं बुला रहा ताकि तुरंत औकात पे आ जाते हो। बैठ जाओ। मुझे ध्यान लट्टू नहीं नचाना, फेरे लेने उसके साथ। अगर ये मार पीट करके मामला बिगाड़ नहीं होता तो उसी समय 2 हाथ लगाया होता, ठीक हो जाता कल्लू भी। तो तू ही बता दे हमें करना क्या है। हमारे समझ में जो आ रहा था हमने बता दिया, अब जो तू बोलेगा भाई कर लेंगे और क्या। तो फिर मेरे समझ में कुछ आ रहा होता तो मैं तुम लोगों को क्यों बुलाता? अबे किशोर एक आइडिया है, तू अपनी बहन को क्यों नहीं भेजता उसके घर? शायद वो कुछ खबर लाए। चुप, पागल हो गया क्या? अबे उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, और नहीं मैं नहीं चाहता कि कुछ पता लगे। अब अभी देख जस्सी सही कह रहा है, हमारे पास कोई दूसरा आइडिया भी तो नहीं है। एक बार बोल के तो देख। नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे यार ये बात पूरे घर पे फैलने लगेगी। अरे नहीं फैलेगी यार, बोल के तो देख। अबे मैं कहता है ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, बड़े अलग किस्म की लड़की। तो तेरे पास कोई बेहतर आइडिया है? नहीं है आइडिया, तो एक बार बात कर। अरे बोल के देख यार, क्या सोच रहा? अरे जरूरी नहीं कि तुम्हारी बात घर वालों को ही बता दे यार। अरे ये बोल के देख जल्दी। ठीक, रुक जा। मैं यार बुला। हाँ ठीक है, रुक जाओ। कानू, कानू क्या है? बेटा इधर आना। क्या है? वो कानू, वो मैं कुछ कहना चाह रहा था तुमसे। वो चाय चाय बना। क्यों? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? खुद बना लो, मुझे बहुत काम है। अरे वो मालूम है, मैंने लोगों को बताया कि तू चाय बहुत अच्छा बनाती है। बताया ना? बताया बहुत अच्छा चाय। काम कर, चाय बनाना। हाँ नहीं बनाऊंगी। क्या करेगा? दिन भर इन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, तो चाय नहीं बना सकता। कन्नू मैटर ये है कि किशोर एक मैटर में फंस गया है, बस हमें उसी बारे में तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझसे क्यों? मम्मी पापा आ जाए, उनसे बात कर ले। अरे नहीं, देखो ये तुम क्या कह रही हो, बड़ी खूबसूरत हो। अरे मेरा मतलब बड़ी समझदार हो। तो बात ही दरअसल ऐसी है ना कि इस मामले में तुम ही मदद कर सकती हो हमारी। क्यों भाई? मुझे तुम दोनों के किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, और ना ही तो मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। अगर ऐसी कोई जरूरी बात है भी तो इससे पहले मम्मी पापा को बतानी चाहिए। अरे चुप, पटर मत कर, कुछ मत कर। नमस्ते। बैठो। चाय भी है तुम लोगों ने? आ जाओ अपना चाय। नहीं, उठो। चाय पीते नहीं पीते। अब क्या हुआ? मना है। अरे पीने, अबे किसको तो शुगर हो गई। क्यों अभी से? हाँ अभी से। अरे अपनी जरूरी बात इन्हें नहीं बताएगा? नहीं, कुछ नहीं पापा। किशोर, बता क्या बात है? नहीं माँ, कोई बात नहीं, ये पागल है। तुम लोग अरे माँ आता हूँ मैं। क्या बात है बेटा, तुम ही बता क्या कह रहे थे जो? अब मुझे क्या पता? उसके दोस्त बोल रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है। ए कन्नू, इधर आ। ये सामान पकड़ और ये बता आखिर इस घर में क्या चल रहा है? मुझे क्या पता? उसी से पूछिए जाके। ये इसको समझाओ जरा। ये चोट कैसे लगी तेरे हाथ पे? अरे ये सामान पे करके आया तू। ये चोट कहाँ लगी? अबे बोल। कैसे चोट लगी तुझे? बता क्या हुआ?
मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या हैसियत है मेरी इस घर में? हैं? मैं बदुआ मजदूर हूं जो दिन भर मजदूरी करूं और तुम लोगों का पेट भरता रहूं, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकता, ना करे दिखाते रहो सबके सब। सुनो, तुम ये बातें बाद में नहीं कर सकते। बाद में? कब बाद में? मुझे लगता है यही ठीक समय बात करने का। और तू बोलता क्यों नहीं कुछ? अरे तुझी से पूछ रहा हूं मैं। अरे देख रहे हो ना, बच्चे खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे? अरे पूरी कॉलोनी में नाक कटा दी इसने, और ऐसा लोग तो मैं सार भी ना दूं। बोलता क्यों नहीं? क्या किया तूने? अभी थोड़ा मारा है ना, अब और मारूंगा। इतना मारूंगा कि मेरे खानदान के बारे में गलत बोलने से पहले 20 बार सोचेगा वो। लेकिन ऐसा क्या कह दिया उसने? क्या कह रहा था वो? जान लीजिए, ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा और ना मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। वही तो पूछ रहा हूं, आखिर ऐसी कौन सी बात बोल दी जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? वो माँ और कनू के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं। क्या कह रहा था? वही तो पूछ रहा हूं। क्या यही कि माँ का चक्कर चल रहा है मेरे साथ के साथ। अरे ये बातें पिछले कई सालों से सुनता आ रहा हूं मैं, तो क्या करूं मैं? सबसे मारपीट करता तू है? देखिए, आपकी बातें आप ही जाने। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि मेरी माँ के बारे में कोई उल्टा बोले, और आपकी माँ के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता तो आप सह लेते। बेटा, जहां से उठकर मैं आया हूं ना, वहां पे हम लोग के घर के स्त्रियों के बारे में लोग ऐसा ही राय रखते। मुझे भी बचपन में बहुत गुस्सा आया था, एक लड़के पे हाथ उठा दिया, दिन भर बात कर मारते रहे मुझे, मां दया की भीख मांगती रही, पिताजी गिड़गिड़ाते रहे, दिन भर मारते रहे मुझे लोग। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता ना तो साला खानदान ठोक दिया होता मैंने। पता नहीं कैसे आपने ये अपमान सह लिया। बेटा, जन्मजात किसी को सहना नहीं आता, सहना सिखा दिया जाता है। और तुझे भी जीवन जीना है तो बर्दाश्त करने की आदत डालनी हो, सहना होगा तुझे। अरे टाटा बिरला शर्मा वर्मा की औलाद नहीं है तू, मंगत राम का बेटा है। इस देश में राम नाम को पूछते तो जरूर है लोग, लेकिन उसे नहीं जिसके नाम में राम लगा हो। आप डालिए ये आदत बर्दाश्त करने की, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करता। और रही बात ये नीच जात वाली ना, सुन लीजिए, इंसान नीच अपने कर्मों से होता है, जात वात से नहीं होता। अरे ये सब कहने की बातें हैं, व्यवहार में कोई नहीं लाता इसे। कनू के बारे में क्या कह रहा था? यही कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है। लड़के आते इसको छोड़ने और गला घोट के मार दो उसको। कौन आता है छोड़ने? कौन छोड़ने आता है? वो दोस्त है मेरा, साथ में पढ़ता है। साथ में पढ़ते तो क्या पूरा कॉलेज छोड़ने आता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? कोई रिश्ता नहीं है, मैंने कहा ना, दोस्त है बस, पास में रहता है तो छोड़ देता है कभी कभी। कह रहा हूं उसे यहाँ से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बड़ी हो गई हो तुम, खुद आ जा सकती हो। वो मुझे छोड़ने आता है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी किसी के कुछ भी बोल देने से मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं? अच्छा, लाभ साहब की बेटी हो गई हो तुम, कुछ भी बोलोगी। अब वैसे भी लाभ साहब की बेटी हो तो क्या, तुम्हें इस घर के अनुसार चलना होगा जैसा मैं कहूंगा। कल से तुम ऑफिस आओगी, कल से आपको पीए की जरूरत है, तुमने पीए के रूप में ज्वाइन करोगी। आपकी बेटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं पापा, जो आप कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग इतने भोले हैं कि फिर जानबूझकर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। कोई मुझे छोड़ने आता है, इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन खुद
क्योंकि उन्हें तो लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है ना, मैंने उन्हें ज्वाइन किया। आपको पता है वो मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे। माँ अभी भी मुझे वहां भेजना चाहती है। अभी शाम में ही पूछ रही थी मैंने वहां जाना बंद क्यों कर दिया। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्या बताऊं? आप तो पूछते हो ना उसे। और ये मेरा भाई जो मेरे चाल चलन पे उंगली उठाने के कारण किसी से मारपीट करके आया है, क्या उसे ये नहीं दिखाई देता उसके वो लफंगे दोस्त मुझे किस नजर से घूरते हैं? और पापा आपका वो बॉस चाहता है मैं उसे पीए के तौर पे ज्वाइन करूं। क्यों करूं मैं ज्वाइन? मुझ में सरकार के पर लगे हैं क्या? लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं पापा, और ना ही आप लोगों की बातों में आने वाली हूं। चाहे आप मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। जानकी, क्या मेरी दुनिया आज ही लुटनी है जानकी? आपकी दुनिया क्यों लुटेगी मेघ साहब? आप तो खुद ही एक लुटेरे हैं। जानकी, मैं यहाँ पहले से ही लुटा पिटा बैठा हूँ और तुम मुझे ही ताने मार रहे हो। ये लेटर है सुधा का। जानती हो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अमेरिका से वापस आकर वो सुंदर के घर रहेगी। तलाक चाहती है वो मुझसे। और जानती हो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि निशी मेरा बेटा नहीं है। वो उसके और उसके प्रोफेसर के संबंधों से उपजा है। इतने साल इतने दिन में मैं किसी और की संतान को अपना समझकर पालता रहा। जानकी, तो समझ सकती हो क्या बीत रही है मुझ पर, क्या हालत है मेरी। आपके खुद के कर्मों की वजह से आज आपकी ये हालत है मेघ साहब। और आपके कर्म इतने गंदे और घटिया है ना कि जो आपको सजा मिल रही है वो भी बहुत कम है। जानकी, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो उस औरत ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है, कैसा जीवन जिया है मैंने। उसके रिश्ते दूसरे पुरुषों के साथ भी रहे तो ये भी साफ है। उसके बाद भी तुम। और आपके रिश्ते कितनी औरतों के साथ रहे मेघ साहब, बताइए? कितनी औरतों के साथ आप रहे हैं? बोलते क्यों नहीं? कितनी औरतों को रखा है आपने? छी, मुझे घिन आती है आप पर कि मैंने आपको अपना माना, अपना प्यार दिया। जिंदगी भर मैंने लोगों के ताने सुने, अपने पति का, अपने बच्चों का समय भी मैंने आपको दिया है मेघ साहब। और उसकी आपने ये सजा दी कि आपने मेरी ही बेटी के साथ बदसलूकी की, मेरी बेटी के साथ सोना चाहा आपने। जानकी, ये तो क्या कह रही हो जानकी? मैं वही कह रही हूँ जो आपने किया है मेघ साहब। आप इतना गिर गए, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा और आपका क्या संबंध है। आप मेरी ही बेटी के साथ उसे आपने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। मेघ साहब, मेरी बेटी, मैं तो आपको बहुत संवेदनशील और बहुत कोमल हृदय का समझती थी। मुझे नहीं पता था कि आपके इतने मुखौटे होंगे। घिन आ रही है मुझे आपसे और अपने आप से।
आप तो शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि कनु आपकी भी बेटी है। क्या? हाँ, कनु आपकी भी बेटी है मेघ साहब, और आपने आपने अपनी बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत की। जानकी, जानकी कह दो ये झूठ है। जानकी, जानकी कह दो ये झूठ नहीं, ये सच है मेघ साहब। मैंने इतने साल ये बात इसलिए छुपा के रखी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको या किसी को भी इस बारे में पता चले, क्योंकि आपका लगाव अलग से दिखता कनु के प्रति। फिर मैं क्या करती, मैं किसको समझाती, बताइए। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा वो आपकी भी बेटी है मेघ साहब, वो आपकी भी बेटी है। जानकी, जानकी कह दो ये झूठ है। जानकी, जानकी कह दो ये झूठ है। जानकी कह दो ये झूठ है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कितना घटिया इंसान, कितना कमीना इंसान हूं जानकी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू। आज ही बेटा गया, आज ही पत्नी गई। एक बेटी का पता चला था जो अब कभी मुझे अपना पाप नहीं स्वीकार कर पाएगी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है। मुझे उठा दो भगवान, मुझे माफ कर दो जानकी। मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? जानकी! माँ अभी तक घर नहीं आई पापा। अरे आ जाएगी, कहाँ गई होगी कहीं बैठी हुई। दोपहर बाद निकली थी, बोली मार्केट से कुछ लेकर आती हूँ, अभी तक नहीं आई। तो समाचार देखने तो देखो आगे क्या। लगता है माँ आ गई। ये तो किशोर है। फिर माँ कहाँ रह गई पापा? अरे आ रही, गप्पे लड़ाने की आदत है, पता है तुमको। बैठी होगी किसी अपने सहेली वेली के बाद पड़ोस में, तुम तो जानती हो। लेकिन उनका आसपास वालों से कोई सरोकार नहीं है पापा। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को ताकत करते हैं। आज एक बार फिर हत्यारों ने एक दंपति की हत्या कर दी। दोनों राजधानी के सबसे पॉश कहे जाने वाले संत नगर में रहते हैं। हत्या की वजह का कुछ खास पता नहीं चल सका। घर में सामान बिखरे पड़े हैं, जिससे पता चलता है कि हत्या शायद दूर के इलाके से की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस घर में रमेश शाकुंतल को नेक नाम के एक साहित्यकार रहते हैं। वो कुछ दिनों पूर्व ही राजधानी के एक प्रतिष्ठित संस्थान से सचिव के पद से रिटायर हुए। उनके साथ उनकी पत्नी रहती। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच गई। अब समय है एक ब्रेक का, नहीं जाइएगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक। ये तो मेघ साहब है। और ये महिला कौन है? उनकी पत्नी तो अमेरिका की है, फिर ये कौन है? कहीं माँ तो नहीं है ना? नहीं, वो नहीं हो सकती। मैंने उसको मना किया है। हाथ से मेघ साहब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पर माँ कहाँ गई? मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए उनको।
नहीं माँ नहीं हो सकती। कल रात बात हुई थी कि वो मेरे साथ क्या नहीं जाएगी, तो माँ नहीं हो सकती। नहीं, ये माँ ही है, ये माँ ही है पापा। जानकी, ये माँ है। जानकी, माँ। जानकी, जानकी। चलिए पापा, थाने चलते हैं। नहीं, थाने मत चलो। मानो इतनी बदनामी होगी। नहीं, तो क्या माँ की लाश को लवारिस छोड़ देंगे? माँ है वो हमारी। अरे तो माँ की तरह देना चाहिए था ना उसे। जब कहा गया था कि मेघ साहब के बाद नहीं जाएगी तो नहीं जाना चाहिए था ना वो जाती ना ऐसा कुछ होता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमें क्या पता वो वहाँ किस कारण से गई थी, और जिस भी कारण से गई हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी है उनकी हत्या हुई है। हमें उनकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हमें रिपोर्ट नहीं लिखानी चाहिए। ये बाहर वाले क्या कहेंगे कि नहीं मत जा। तुझे नहीं जाना, तू मत जा। मैं जा रही हूँ। पापा आप आ रहे हो? हाँ, चलो। नहीं पापा सुनिए, बाहर वाले क्या कहेंगे? इस छोटी सी रिपोर्ट निकालने से इतनी बदनामी होगी पापा, आपने सोचा? अरे चुप कर। पत्नी है वे मेरी, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है मैंने उसके साथ। अरे ऐसे साथ कैसे छोड़ दूं मैं उसको? लेकिन पापा तुझे नहीं जाना है, मत जा। पापा सुनिए, करूँ समझा। हमें चलना होगा। चल पापा सुनिए मेरी बात सुनिए। तू बैठ यही। नहीं पापा, तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं, तू बैठ। नहीं है कि प्यार नहीं था। तो बैठ यहाँ पे, मुझे जाने दे। चल। एक मिनट। हाँ, यहाँ जाना। आप कौन? मंगत राम। और ये मेरा बेटा किशोर है और तेरी बेटी है मंगत राम जी। आपके बेटे के नाम हमारे पास अरेस्ट वारंट। क्या किया इसने? मर्डर किया। मर्डर? वो भी 2 लोगों का। किसका? मेघ साहब और जानकी जी का। ये नहीं, पता नहीं कैसे मैं माफ कर दीजिए। मैं समझ पाया पापा, नहीं समझ पाया मैं। पापा 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 कुछ बोलिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा पापा। नहीं पापा नहीं, एक नहीं मैं चलिए पापा वरना मुझे कोर्ट बुलानी